नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ सुनील कुशवाहा। दोस्तों, आज हम जो हमारा भौतिक विज्ञान चल रहा है, आज इसकी सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हों तो आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर वो चारों वीडियो देख सकते हो। ये 5वां लेक्चर है। इसके बाद में एक और आएगा, उसमें पूरा हमारा भौतिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। दोस्तों, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन बस आपको इसको तरीके से पढ़ना होगा, आपको समझ के पढ़ना होगा। आप याद करोगे नहीं कर पाओगे, आपको ये समझ नहीं होगी चीज़ें। तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों ये वाला जो वीडियो हो एमपीपीएससी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल पेरी, और आप एमपी में चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको साइंस जहाँ पूछते हैं वहाँ भौतिक विज्ञान आएगा। और दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें। जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप तैयारी क्लासेस दोबारा चालू करिए, बंद हो गई थी, तो मैं दोबारा चालू कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होंगी। ये हम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये एक पाइप है। ठीक है, ये क्या है, एक पाइप है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या इसमें बहुत बारीक बारीक दोस्तों ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक एक फोर्स लग रहा है इस पर। क्या, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है इधर को, और यहाँ से क्या है, पानी, यहाँ से पानी नल के थ्रू या जो ही है पाइप के थ्रू बाहर जा रहा है। ठीक है, सेम टू सेम यही होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये जो पाइप है ना, ये क्या है, ये कंडक्टर, ये चालक, ये आप बोल सकते हो ये तार है लोहे का, इलेक्ट्रिसिटी का या एल्यूमिनियम कुछ भी का, ये तार है। ठीक है, यहाँ से जो मैं दे रहा हूँ वो क्या है, यहाँ जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या ताकत लगा रहा हूँ कि भाई पानी बाहर निकल, इसके बीच में पानी भरा हुआ है, और जो पानी भरा है वो है इलेक्ट्रॉन। वो क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है। जो पानी भरे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ में आया आपको? यहाँ से मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, ये जो ताकत लगा रहा हूँ कि पानी तू बाहर निकल, पानी बाहर निकल, ये क्या है, ये फोर्स लगा रहा हूँ, ये वोल्टेज है। क्या है दोस्तों, ये है वोल्टेज। ठीक है, थोड़ा पेन में पतली कर लेता हूँ। तो ये क्या है, ये हमारा वोल्टेज है। समझ में आया, वी। अब इसके अलावा देखिए, जो पानी अंदर फ्लो हो रहा है, जो पानी अंदर, यहाँ से ताकत लगाई मैंने, यहाँ पर पानी यहाँ तक आ गया और यहाँ से निकलने लगा। तो ये जो जहाँ बह रहा है पानी, ये क्या है, ये करंट है। मतलब जब भी जो पानी एक्चुअल में है तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, नदी की धारा होती है, तो सेम टू सेम वही करंट की धारा होती है। क्या, ठीक, करंट बहता है, इलेक्ट्रॉन बहती है, तो उसको हम धारा बोलते हैं। और यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि वोल्टेज, तो आपको सीधे सीधे दिमाग लगाइएगा कि जो जो चालक है, तार है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, उसमें फोर्स ताकत लगाने वाला वो क्या है, वोल्टेज है। और जब ताकत लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पर, तो वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो क्या है, धारा फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा। तो क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। अब देखिए, इनको बीच बीच में रोकने वाले ऑब्स्टेकल मिल जाते हैं, इनको बीच में रोकने वाली कुछ मिल जाएंगी। यहाँ बीच बीच में कुछ ना कुछ तो होता है भाई रोकने के लिए। तो जो रोकने के लिए होता है वो क्या होगा, वो होगा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। हिंदी में बोलते हैं उसको, क्या वो होगा, प्रतिरोध। मतलब इन इन जो करंट को बहने से रोकेगा, जो इलेक्ट्रॉन को बहने से रोकेगा, वो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस होगा, वो होगा प्रतिरोध। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आई होगी, आप समझ में आ गई होगी। जैसे आपके सामने से कोई लाइन, पाइपलाइन या लाइन निकली है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन निकली है, तो आप बिल्कुल दिमाग लगाइएगा कि कहीं ना कहीं इससे ऐसा फोर्स लग रहा होगा वोल्टेज से, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बह रहे होंगे और आगे करंट जा रहा होगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। जब भी आप किसी वायर को देखो, तो आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा इमेजिन होना चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, पीछे से ताकत लग रही है कहीं की वोल्टेज की, और जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उससे हम उसको हम जो पूरे इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं उसको हम धारा बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि ये आपको कोई पढ़ाता होगा किसी भी क्लासेस में, लेकिन चूँकि मैं एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये चीज़ें पढ़ाने में, तो मैं चाहता हूँ मैं अभी आपको ये पढ़ाऊँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। हो सकता है मैंने आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम कर लिया हो, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से आपके जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जो आवेश हैं दोस्तों, जो मैंने बताया था, यहाँ मैं एक बार और छापना चाहता हूँ पाइप। ये पाइप छाप लिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, या इसके अंदर जो आवेश हैं वो भरे हुए हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मैं आप बताऊंगा आपको आगे चल के, पहले आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए। एक चालक तार में आवेश का प्रवाह, या जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रवाह, आवेश का प्रवाह उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु तक होता है। सेम टू सेम देखिए, एक ये पात्र है, माफ़ करिएगा मैं थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग ख़राब है। ये एक पात्र है और ये एक पात्र है। ठीक है, यहाँ से एक लेजम इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ ये वाला यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, ये वाला कहाँ, यहाँ तक भरा हुआ है, और ये मात्र यहाँ तक भरा हुआ है। तो आप बताइए कि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। स्वाभाविक सी बात है, जो हमारा जो पानी होगा वो यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि ये ज़्यादा भरा हुआ है, ये कम भरा हुआ है। सेम टू सेम यही कह रहा है कि जो बिंदु है वो बिंदु से उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु तक
की ओर होता है, मतलब जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा उससे कम वोल्टेज की ओर आवेश फ्लो होंगे। ठीक है, अब क्या है, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब दोस्तों आप समझिए आवेश क्या है। जैसे दोस्तों इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, और आगे मैं आपको और अच्छे से क्लियर करके बता दूंगा, मतलब कितना उसके पास पावर है, आप ये समझ सकते हो। आवेश का मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी पावर है, किसी प्रोटॉन के पास कितनी पावर है। जैसे मैं सुनील हूँ तो मेरे पास मेरे अंदर कितनी पावर है, स्वाभाविक है जितना मैं खाऊंगा उतनी पावर मेरे अंदर होगी, तो जितना मेरे पास आवेश होगा मैं उतना ही मजबूत होऊंगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, शायद ये मेरा लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो किसके अनुसार दोस्तों, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, तो किसके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये नाम याद रखना होगा कि वैज्ञानिक के नाम आपसे कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। बस इन दोनों का ही खेल है चार्जेस का। प्लस मतलब धनात्मक आवेश, और क्या होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। इतना आपको समझ में आ गया। आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलम होता है। देखिए प्रत्येक चीज़ को नापने के लिए एक मात्रक होता है। जैसे वजन को हम किलोग्राम से नापते हैं, दूरी को हम मीटर से किलोमीटर से नापते हैं, सेम टू सेम जो आवेश जो होते हैं उसको हम कैसे नापते हैं, उसको कूलम से नापते हैं। ठीक है, अब जो हमारा दोस्तों जो जब कोई भी परमाणु होता है उसमें कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिससे धारा प्रभावित होती है, प्रोटॉन वो होते हैं दोस्तों जो धारा की विपरीत दिशा में होते हैं। मतलब धारा जो है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में फ्लो करती है, और जो प्रोटॉन होते हैं वो आप ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही हम धारा नाप सकते हैं। बाकी प्रोटॉन का उसमें कुछ वो नहीं होता। तो प्रोटॉन पर कितना चार्जेस होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये क्या है दोस्तों, 1.6 इंटू 10 है। ठीक है, कितना है, -19 ऐसा है। ठीक है, और सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन जो उस पर निगेटिव चार्ज होता है ये माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब होता सेम, दोनों बराबर है, लेकिन प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक है, आपने पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन मुझे मेरा मन नहीं मारता, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये बता दूँ। विद्युत धारा की जो दिशा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। मतलब जैसे कि हमारा एक बैटरी है हमारी, ठीक है, एक बैटरी है हमारी ये, तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो इसकी जो दिशा होगी वो क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी धारा की दिशा, ये कह रहा है वो। पॉजिटिव, यदि किसी समय पॉजिटिव में किसी बिंदु में 8 आवेश प्रभावित, दोस्तों ये छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो आप मुझे करके देखिएगा। ठीक है, Q बराबर क्या है, देखिए आवेश Q बराबर NE। आवेश बराबर क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन फिले हुए हैं कितने टाइम में। अब मैं बोलूँ कि 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन फिले हुए हैं, तो आवेश कितना होगा, 100 कूलम होगा। आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखनी होगी। ठीक है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल वगैरह पेपर में आपके नहीं पूछे जाते, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आवेश के प्रवाह के आधार पर ये 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे कि करंट है वो प्रभावित हो रहा है, तो अब करंट का ही मैसेज आएगा। आपको शिवपुरी जाना है, मकरौनी से शिवपुरी जाना है, आपको कहीं जाना है, तो आप देखोगे कि कौन कौन से रास्ते आप पहुँच पाते हो। ठीक है, तो वही होता है क्या, रास्ता जो होता है वही होते हैं 3 श्रेणियाँ। सबसे पहले चालक। अब देखिए आप मान लो आप यहाँ से गए, आपको कहीं यहाँ पहुँचना है, तो आपने एक रास्ता ये वाला प्रेफर किया, एक ये वाला प्रेफर किया, और एक ये वाला प्रेफर किया। अब यहाँ जो आपने ये वाला जो प्रेफर किया बहुत शॉर्ट रास्ता, बिल्कुल सीधा हाईवे है, तो ये क्या हो गया, चालक हो गया। काहे के लिए, करंट के लिए। कुचालक जो है दोस्तों, कुचालक मतलब आपने ऐसा किया और यहाँ एक बहुत नदी मिल गई है, ठीक है, बीच में एक बहुत बड़ी नदी है, तो आप जा ही नहीं पाए, तो ये क्या हो गया, करंट के लिए कुचालक हो गया। मतलब जहाँ से करंट फ्लो ना हो पाए उसको कुचालक बोलते हैं, और जहाँ से करंट जा पाए उसको क्या बोलते हैं, चालक या सुचालक बोलते हैं। अर्धचालक दोस्तों, आप ऐसे गए, नदी तो बीच में है लेकिन खाली पड़ी हुई है, तो आप जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो, प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कर करोगे तो चले जाओगे, तो यही क्या होता है, ये होता है अर्धचालक। ठीक है, मतलब जहाँ से करंट पास भी हो जाता है और नहीं भी हो पाता, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्धचालक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है, और जो देखिए वे पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक के बारे में तो बता देता हूँ। देखिए चालक क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे लोहा है, लोहे से करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, उसके बाद में कॉपर, उसके सोना है, उसके बाद में कॉपर है, उसके बाद में
एजी है, ठीक है, ये बहुत सारी हैं, जैसे चांदी वगैरह है, ये सब क्या है दोस्तों, इन सब से करंट फ्लो हो जाता है, ये चालक होते हैं। कुचालक में दोस्तों हवा है, लकड़ी है, पत्थर है, इनसे करंट फ्लो नहीं हो पाता, ये सब आप जानते ही हो। उसको कुचालक बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और अर्धचालक इनसे हो भी जाता, नहीं भी हो पाता। ये दो प्रकार के होते हैं, इसको बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से होते हैं। एक होता है निज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य चालक, सॉरी बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक दोस्तों क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनको बाहर से कुछ नहीं मिलाया था, लेकिन फिर भी ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक बोलते हैं। और बाह्य चालक मतलब जिसमें बाहर से, जैसे ये क्या है, जैसे ये कंडक्टर है और इसमें बाहर से कुछ अशुद्धियाँ मिलाने के बाद में वो होती है दोस्तों डोपिंग, जिसको बोलते हैं हम, वो ठीक है। तो वो मैं कभी आपको कुछ सेमी कंडक्टर पढ़ाऊँगा तो अलग से बहुत अच्छे से बताऊँगा, कभी जब आप ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की मैं क्लासेस लूँगा तो उसमें बताऊँगा आपको। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, बाहर से कुछ इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य चालक, बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। अब विद्युत धारा दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ विद्युत धारा क्या होती है, उसको हम और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा देख लीजिए। अमीटर जो है विद्युत धारा नापने की एक दोस्तों क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब अमीटर के थ्रू हम क्या नापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। और इस अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया था, मतलब दोस्तों ऐसे लाइट आई और यहाँ एक बल्ब लगा है, ठीक है, और ये ऐसी लाइट जा रही है, तो मैं यहाँ कट करके यहाँ बीच में मीटर लगा दूंगा, तब ये धारा नाप पाएगा, ठीक है। इसके बारे में अलग से भी कभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आपको आज मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। देखिए, एक होता है AC और एक होता है DC। विद्युत धारा जो हमारे घर में यूज होती है उसको हम AC धारा बोलते हैं, ठीक है, AC धारा। और जो बैटरी वगैरह हम यूज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम DC धारा। कौन सी, उसको हम DC धारा बोलते हैं। AC धारा और DC धारा का क्या है दोस्तों, इसकी साइकिल जो होती हैं 1 मिनट में लगभग 50 साइकिल पूरी करता है, जो वो क्या होता है, AC होता है। और DC दोस्तों कांस्टेंट होता है, इसको हम ये अपनी जो इसकी जो वेव है उसको टाइम के साथ नहीं बदलता, और ये AC जो है वो बदलता है। अब इसके बारे में आगे बहुत हम पढ़ेंगे कभी टाइम मिला तो, लेकिन अभी बेसिक मैं भौतिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। इतना समझ लीजिए कि AC धारा है वो टाइम के साथ बदलती रहती है, और DC धारा जो है वो टाइम के साथ नहीं बदलती। AC धारा का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, और DC धारा का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। चलिए दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा हम पढ़ भी देते हैं। AC वह है जिसकी आपूर्ति घरों में की जाती है, जैसे बैटरी सेल जनरेटर में DC धारा यूज होती है। अब दोस्तों जनरेटर जो होता है, क्या जनरेटर जो होता है वो क्या होता है, वो AC धारा क्या करता है, जनरेट करता है। और जो रेक्टिफायर दोस्तों वो AC को बदलता है DC में, समझ में आया? जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। क्वेश्चन का पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। दोस्तों वो क्या होता है, जनरेटर। जैसे भी लाइट, जहाँ भी लाइट बनती है जनरेटर से ही बनती है, इतना आप समझ लीजिए, सेमीकंडक्टर को छोड़ के। और बाकी रेक्टिफायर क्या होते हैं दोस्तों, वो AC धारा जो है उसको DC में बदलते हैं। किसको, AC को DC में बदलते हैं। आई थिंक साथियों आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब देखिए दोस्तों, विभव और विभवांतर क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पाइप है और यहाँ से ताकत लग रही है, तो ये क्या होता है, वोल्टेज, इसको हम हिंदी बोलते हैं विभवांतर, ठीक है, ये वोल्टेज होता है। अब ये वोल्टेज और विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर विभवांतर जनरेट होता है, ठीक है, विभव विभवांतर वहाँ जनरेट होते हैं, ठीक है। जैसे अनंत से विद्युत धारा के, जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अनंत से जब किसी आवेश को विद्युत धारा के अंदर लाया जाता है, या जो विद्युत है उसके अंदर लाया जाता है, तो उसमें किया गया जो कार्य होता है उसको विभव बोलते हैं। ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये क्या है, डेफिनेशन है। और मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो डेफिनेशन है इसके अलावा कहीं नहीं आएगी, आप एक बार पढ़ लीजिए, आती कभी नहीं। और विभवांतर क्या होता है, जब दो वोल्टेज के बीच का अंतर, ठीक है, जैसे एक वोल्टेज ये है, जैसे ये एक बैटरी है, ठीक है, इसका 5 वोल्ट है, और ये एक बैटरी है, ये 2 वोल्ट की है, तो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर हो गया, 3 वोल्ट का विभवांतर हो गया। तो ये क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है विभवांतर। और विभव क्या है, जब वोल्टेज किसी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, विभव होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसकी PDF अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट करिए मेरे नंबर पर, मेरा नंबर 8839667149, मैं आपको बाद में और बता दूंगा, ठीक है। देखिए, विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक की आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो ठीक है। तो ये थोड़ी डेफिनेशन है, आपको कभी पूछी नहीं जाएगी पेपर में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब जो पूछा जाता है पेपर में उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। V बराबर क्या होता है, W/Q। मैंने आपको बताया
एक अंकीय आवेश पर किया गया कार्य, एक अंकीय आवेश पर किया गया कार्य, तो बी बराबर क्या होता है W/Q। समझ में आया आपको। और एक क्या होता है V इक्वल टू RI। अब ये दो दो अलग अलग क्या हैं, तो दोस्तों जब ये जनरेट करते हैं तो कितना वोल्टेज जनरेट हुआ, कितना कार्य किया उस वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों यदि किसी जो कंडक्टर है उसके दोनों छोर पर यदि वोल्टेज लगाया गया है तो उसमें कितनी धारा बही है उसके हिसाब से, और उसका रेजिस्टेंस क्या है उसके हिसाब से भी हम क्या निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि इसमें 1 एम्पियर की धारा बहती है और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है, मैं रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा आपको, तो जो वोल्टेज कितना होगा V इक्वल टू RI के हिसाब से 2 × 1 मतलब 2 इसका क्या होगा वोल्टेज होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत बेसिक है, और नहीं आया समझ में तो आप आखिर में ये चीज़ याद कर लीजिए कि V इक्वल टू क्या होता है RI होता है। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कूलाम का नियम। दोस्तों कूलाम जी ने एक नियम दिया था, जब दो आवेश हैं तो उनके बीच में जो जो फोर्स लगता है, देखिए दो आवेश हैं उनके पास कुछ चार्ज है तो भी एक दूसरे को या तो अपनी ओर खींचेंगे या फिर एक दूसरे को अपने से दूर भगाएंगे। जैसे ये पॉजिटिव है और ये भी क्या पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को अपनी ओर ये दूर भगाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगाएंगे। मतलब ऐसा जैसा समझ लिए प्लस प्लस दूर भागते हैं, माइनस माइनस दूर भागते हैं, प्लस माइनस खींचेंगे कौन आपस में, स्वाभाविक है, प्लस और माइनस यदि हैं तो भी एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, और यदि एक जैसे ही हैं तो दूर भागेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। यदि साढ़ साढ़ हैं, प्लस प्लस हैं मतलब साढ़ साढ़ हैं तो मारेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और यदि एक साढ़ मतलब माफ़ करिएगा एक प्लस और एक माइनस है, अब एग्जाम्पल थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप, आपको समझ में आ गया होगा मुझे पता है। तो कूलाम ने बताया था कि यदि दो आवेश दिए हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, उसके बारे में कूलाम जी ने बताया था। कुछ नहीं बताया था, आप पढ़ के देख लेते हैं, और बहुत सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि इस नियम के अनुसार असमान आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब प्लस और माइनस असमान हो गए जो एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, तथा समान आवेश एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित होती है। यदि प्लस प्लस हो तो प्रतिकर्षित होगा, या माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षित होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आवेश के मध्य लगने वाला आवेश के मध्य लगने वाला है जो बल है वो आवेश के मान एवं उसके मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब कि जो आवेश हैं वो कितने पावरफुल हैं, ठीक है, वो आवेश हैं वो कितने पावरफुल हैं और उनके बीच में कितनी दूरी है, इसके हिसाब से फोर्स लगेगा। तो एफ प्रोपोर्शनल आएगा दोस्तों, यहाँ मैं लगा नहीं पाया, एफ प्रोपोर्शनल मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 या Q ये दो है, ये Q एक मैंने छोटा भाई, अब मैं Q मतलब एक आवेश और बड़ा Q मतलब दूसरा आवेश अपॉन R², इतना फोर्स लगेगा। और जो एफ है उस जब मैं प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो क्या हो जाता है, एफ इक्वल टू आ जाता है, ठीक है, के आ जाता है यहाँ, और उसके यहाँ Q अपॉन R², ये हो जाता है, ठीक है। और Q का मान 4.4, आप मुझे कमेंट करिए Q का मान कितना होता है, ठीक है, मुझे कमेंट करिएगा Q का मान कितना होता है, K का मान, इसको एप्सिलॉन 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एप्सिलॉन 0 से। ये आपके काम का नहीं है, इतना आपको नहीं पूछा जाएगा पेपर में कभी भी, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए कि जो फोर्स है वो दोनों के बीच की दूरी और दोनों आवेशों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि दोनों आवेश कितने ताकतवर हैं और उनके बीच में कितनी दूरी है। अब दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब आप मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये कंडक्टर था हमारा, ठीक है, ये कंडक्टर ऐसे पानी फ्लो हो रहा था, तो बीच में जो उसको रोकने वाले जो थे ऑब्स्ट्रैकल, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, देखिए B इक्वल टू RI होता है, तो R बराबर क्या होगा, यहाँ से मैं निकालूँ R बराबर B/I, तो ये क्या होगा, ये प्रतिरोध हो गया। ये प्रतिरोध आपको बोला है कि किसी परिपथ में वोल्टेज कितना 6 है और उसमें 2 एम्पीयर धारा बह रही है, ठीक है, तो उसका R क्या होगा, तो V/I, जब 6 वोल्टेज 2 का भाग दे दूंगा कितना 3 आ जाएगा, बहुत सिंपल निकाल सकते हो सिंपल तरीके से, ठीक है। ये मुझे आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं तो आपको समझाने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो अब आपने पढ़ लिया क्या रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस का जो चाबू का क्या मात्रक क्या होता है दोस्तों, वो ओम होता है। ओम से ओम मात्रक क्या होता है, प्रति चीज़ को नापने तोड़ने के लिए एक अलग चीज बोला जाता है कि इसको ओम बोलते हैं, तो उसको ओम से नाप लिया जाता है, नाम के जैसा ही है, ठीक है। वो तो अब ये जो दोस्तों प्रतिरोध दिया है, एक्चुअल में ये प्रतिरोधकता है, क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रतिरोधकता, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, ये तो प्रतिरोध सही है। और ये क्या है, R इक्वल टू ρ/A। तो जैसे करंट में एक तार है दोस्तों, वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस तो R इक्वल टू ρL/A। अब ये क्या चीज़ है,
दोस्तों ये भी आर बी आर बराबर बी अपॉन आई भी होता है, ठीक, क्या होता है, बी अपॉन आई भी होता है, और आर बराबर रो एल अपॉन ए भी होता है। जब वोल्टेज दिया, करंट दिया, तो आप रेजिस्टेंस ऐसे निकाल लोगे, आर बराबर बी अपॉन आई से। और जब रेजिस्टिविटी दी है, चालक की लेंथ दी है, ठीक है, और उसका एरिया दिया है, तो आप ऐसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। दोनों अलग अलग तरीके निकालने की है, दोनों एक ही चीज़, ठीक है। यदि ये वाली चीज़ दी है आपको, करंट और वोल्टेज दिया, तो आप ऐसे निकाल दीजिए, और ये वाली चीज़ दी है तो आप ऐसे निकाल दीजिएगा। मुझे ये लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब बताता हूँ आपको कि यहाँ रो क्या है। यहाँ रो जो है दोस्तों, किसी भी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। और जैसे चालक है, ऐसी चालक में भी एक चालकता होती है, और ये जो है प्रतिरोधकता है। अब ये जो कंडक्टर जो होता है, जैसे मान लो लोहा है, उसके लिए फिक्स होती है, ये लोहे के लिए चालकता प्रतिरोधकता इतनी होगी, चांदी के लिए इतनी होगी प्रतिरोधकता, सोने के लिए इतनी होगी। तो इसलिए ये जो है ये फिक्स चीज़ है, ये कांस्टेंट चीज़ है, ये कभी बदलेगी नहीं। रेजिस्टेंस बदल जाता है टाइम और उसके साथ, लेकिन ये भी बदलती है, ये भी बदलती है, लेकिन वैसे ये फिक्स रहती है। लेकिन जब आप किसी तार का साइज़ बदलोगे तो बदल जाएगी, ठीक है। मटेरियल के लिए फिक्स होती है, लेकिन तार का अगर साइज़ बदलोगे, तारों को खींचोगे, तो ये बदलती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रतिरोधकता क्या होती है, रो बराबर, अब यहाँ से प्रतिरोध आप आराम से निकाल लोगे। जब यहाँ आर बराबर रो एल अपॉन ए है, तो रो का मान निकल आएगा आर ए अपॉन क्या एल बराबर क्या हो जाएगा रो। तो ये रो का मान हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये कि फॉर्मूले से 3-4 चीज़ें निकल आती हैं। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊँगा, क्या करें। तो प्रतिरोध आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, प्रतिरोध जो होते हैं उसको हम जोड़ते हैं, बहुत तरीके से जोड़ देते हैं। जो दो रेजिस्टेंस उसको हमको आपस में जोड़ना है, उसको कैसे जोड़ेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये पूछना है। तो प्रतिरोध दो तरीके से जुड़ते हैं प्रतिरोध, एक तो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं और एक समांतर क्रम में जुड़ते हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, जैसे ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, उससे मैंने एक और प्रतिरोध जोड़ दिया, ऐसे और जोड़ दिया, तो ये क्या है, जैसे ये 2 है और ये 3 है, इसका मान क्या 2 ओम है, इसका मान 3 ओम है। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बस दोनों को जोड़ दो सिंपल सा आराम से, 5 ओम हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सेम टू सेम ये श्रेणी क्रम में हो गया, समांतर क्रम में होगा तब क्या होगा, तब भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ऐसे, जैसे ये रेजिस्टेंस है, समांतर क्रम में मुझे जोड़ना है, माफ करिए थोड़ा सा मिस्टेक में मेरी टाइपिंग में बता रहा था। जैसे ये है, ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है, इसको ऐसे में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, ये हो गया समांतर क्रम, ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे ये क्या है, ये 2 है, और ये भी क्या है, ये भी 2 है, दोनों 2-2 हैं। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा 1/2, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम 2 आएगा, ऊपर भी 2 आएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो चीज़ों को तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और समांतर क्रम में जोड़ते हो तो घट जाएगा। देखिए ये 2 था, ये 2 था, अब 1 बचा, समझ में। तो समांतर क्रम में जोड़ोगे चीज़ों को तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, मतलब कंडक्टर को समांतर क्रम में जोड़ोगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, और कंडक्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, माफ करिएगा, आप हिंदी से हो, मुझे थोड़ा आप समझ लीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आ जाता होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है दोस्तों, जब भी हमको चीज़ होती है तो हम उसमें एक बीच में एक स्विच लगा देते हैं, एक फ्यूज़ लगा देते हैं कि भाई इसमें जो करंट है इससे ज़्यादा जाएगा तो ये जल जाएगा, तो फ्यूज़ मतलब फ्यूज़ हो जाएगा तो परिपथ बच जाएगा, करंट ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ये पहले ही जल जाएगा, हमारे अंदर का जो परिपथ है वो चल नहीं पाएगा। तो सेम जो बीच में लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी फ्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है, ये वही लिखा, आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। ये बनता कैसे, ये टिन और लेड, ऐसा मतलब टिन होता है, पी मतलब लेड होता है, टिन और लेड से बनता है। टिन कितना परसेंट होता है, 63% टिन होता है, और लेड होता है 37%, दोनों को मिला के 100% हो जाता है। और टिन और लेड से क्या बनता है हमारा प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनता है। क्वेश्चन आता है कई बार में कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का कौन से मटेरियल से बनता है, तो टिन और लेड से बनता है, और इनके परसेंटेज रहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने देखा था V=RI, अब ये आता कहाँ से है, तो ये किसने दिया था भाई, तो दोस्तों वो किसने दिया था, वो ओम भाई साहब ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि यदि किसी चालक तार में भौतिक अवस्था स्थिर हो, जैसे भौतिक अवस्था मतलब उसका जो लंबाई है वो स्थिर रहे, उसकी जो मोटाई है वो स्थिर रहे, भौतिक अवस्था स्थिर रहे, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर मतलब वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो विभवांतर होगा, विभव में अंतर होगा, विभव में अंतर, और यहाँ 5 तो नहीं होगा। तो जब भी बोला विभवांतर होगा तब क्या होगा, तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा जो है, वोल्टेज जो है उसमें प्रभावित होने विद्युत धारा के समानुपाती होगा। वोल्टेज क्या है, उसमें प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके समांतर होगा, जैसे V ∝
आई। समझ में आ गया। और जब प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर लग जाता है। तो ये क्या है, वोल्टेज का सूत्र निकल आया। क्या निकल आया, V इक्वल टू आर आई। समझ में आया। मैंने पहले आपको बता दिया था, और मैं बता दिया ये कूलम भाई ओम भाई साहब क्या गए थे, ओम भाई साहब क्या गए थे, बहुत अच्छी बात थी। चलिए दोस्तों, विद्युत धारा का तापीयमान ये क्या होता है, तापीय प्रवाह। दोस्तों जो विद्युत धारा होती है जब भी किसी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि जो ऊष्मा निकलती है वो कितनी निकलती है भाई, कुछ तो उसकी मात्रा होगी, कुछ तो उसका मान होगा, वो कितनी निकलती है, तो वो हम देख लेते हैं कितनी निकलती है। ठीक है, तो देखिए जो ऊष्मा निकलती है उसको मैं W बराबर क्या बोलते हैं, W बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर। अब देखिए क्या है, तो कितनी ऊर्जा ऊष्मा निकलती है, कितनी ऊर्जा निकलती है, वो ये हो गया। आई मतलब करंट, करंट के वर्ग, करंट से डबल। जैसे 1 एम्पियर जितनी ऊर्जा निकलती है, मैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर लगा देता हूँ, तो जो ऊष्मा होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। कितनी, डबल हो जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगी, मतलब कितना आपने प्रतिरोध लगाया वो उस पर डिपेंड करेगी, कितना करंट जा रहा है उस पर डिपेंड करेगी। तो सेम टू सेम वही तो बोल रहे थे हम, वही तो हम यहाँ बोल रहे थे। ठीक है, कि जितना करंट लगाएंगे, जितनी बैटरी वोल्टेज लगाएंगे और रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसके हिसाब से ऊष्मा निकलेगी। सेम टू सेम वही मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा दोस्तों। W बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, और टी क्या है दोस्तों, कितने टाइम के लिए, टी ऐसे गुणा कर दिया कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड लिए तो 1 का गुणा हो जाएगा, 2 सेकंड लिए तो 2 का गुणा हो जाएगा, टाइम है वो। ठीक है, अब यही दोस्तों, जैसे हीट जो है वो आई स्क्वायर की मतलब करंट के वर्ग के बराबर होती है, और हीट जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है, और कितने टाइम के लिए उसमें दे रहे हैं उसके बराबर होती है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल, सीजीएस पद्धति में, और अर्ग, ठीक है, एमकेएस पद्धति में जूल या अर्ग इसको बोलते हैं, वैसे ये जूल आता है ज़्यादातर। चलिए दोस्तों, शक्ति। अब ये शक्ति क्या होती है भैया, बहुत ही टेंशन वाली चीज़ है। पावर हमने कार्य देख लिया हमने, अब शक्ति क्या होती है। तो देखिए जैसे पहलवान होता है, एक पहलवान में और एक मोटे आदमी में क्या अंतर है। मान ली दोनों शक्ति बराबर है, लेकिन पहलवान जो होता है वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल सकता है अपने शरीर से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम धक्का दे सकता है, लेकिन मोटा आदमी वो एक टाइम में उतनी नहीं निकाल सकता। हालांकि मानते हैं दोनों में ताकत बराबर होगी, लेकिन पहलवान एकदम से निकाल पाएगा, मोटा एकदम से नहीं निकाल पाएगा। सेम टू सेम यही शक्ति का हम समझते हैं। अब यही तो पावर का खेल है। ठीक है, यही तो अब आपसे कोई बोलेगा कि भाई पावर इसमें बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि बहुत स्पीड से, ये एकदम से स्पीड से काम कर सकता है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर 1 सेकंड में किए गए कार्य, मतलब 1 सेकंड में, भले ही बहुत हो तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम 1 सेकंड में कितना कर रहे हो, 1 सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। तो P बराबर क्या होता है, W बटा टी। P बराबर W बटा टी, मतलब आप 1 पर सेकंड में कितनी आप कार्य कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ये आपको फॉर्मूले याद रखना होंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भैया, इसलिए आपको ये बिल्कुल याद रखने होंगे। तो P बराबर क्या होता है, W बटा टी। अब W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, Q और V। W बराबर क्या होता है, Q V, और V बराबर क्या होता है, देखिए Q बराबर, अब Q बराबर क्या होता है, I बटा टी। ठीक, क्या होता है, I बटा टी। तो मैंने यहाँ Q का मान रख दिया। ठीक है, मतलब Q का मान मैंने यहाँ रख दिया इसकी जगह पे, तो सेम टू ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या T से T कटेगा, तो B बराबर क्या बन गया, I बन गया। अब दोस्तों अब क्या होगा, अब B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है आर आई। जब मैंने यहाँ B का मान आर आई रखा तो आई स्क्वायर आर हो गया। तो P जो है, पावर जो है वो आई स्क्वायर आर के बराबर होती है। ठीक है, कितना पावर उसमें से निकल रही है, इतना आपको समझ में आ गया। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दोस्तों, ये मैंने सेम टू सेम बताया। जब भी किसी तार में करंट फ्लो होगा तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रवाह बोलते हैं। जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसके बारे में सर्वप्रथम ओरस्टेड, ये दोस्तों वैज्ञानिक का ओरस्टेड ने 1820 में बताया था। चुंबकीय क्षेत्र एक सदस्य राशि है जिसका मात्रक टेस्ला होता है। तो यही बताया दोस्तों कि जब भी करंट फ्लो होता है तो उसमें से कितनी चुंबकीय प्रभाव उसमें होता है, इसके लिए आगे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब भी किसी परिपथ में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसको हम चुंबकीय प्रवाह बोलते हैं करंट का। ठीक है, विद्युत धारा का, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे ही दोस्तों बताता हूँ कि 1 टेस्ला बराबर 10 गॉस होता है। दोस्तों टेस्ला या फिर ये टेस्ला या गॉस दोनों इसके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह के। और 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 10⁴ गॉस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है।
ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव नॉर्थ से साउथ, ये 5 नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये नॉर्थ से साउथ है। जैसे दोस्तों ये चुम्बक है, ठीक है, या किसी का ये पर्पस से चुम्बक निकल रही है, तो इसकी जो रेखाएं हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसा मान सकते हो। ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, तो ऐसे निकलती हैं, ठीक है, ऐसे उसकी दिशा होती है, हमेशा ऐसी ही होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम ये सब अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अब फ्लक्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और मैं इसके चारों तरफ ये कुंडली लपेटी हुई है, ठीक है, क्या लपेटी हुई है, मैंने एक कुंडली। जब मैं इसमें करंट फ्लो करूँगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, तब फिर इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब वो कैसी होगी, वो दोस्तों ऐसे यहाँ से निकलेगी और यहाँ ऐसी फील्ड होगी। ये दोस्तों जब भी आप किसी उसको देखते हो, वो ट्रांसफार्मर को देखते हो, उसके अंदर ऐसी कुछ मैकेनिज्म चलता रहता है, उसके बारे में हम कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स की ओर जाती हैं, ठीक है, हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल जाती हैं। अब ये जो रेखाएँ होती हैं, यही तो होती हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या होती हैं ये, चुंबकीय फ्लक्स होती हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या, अब दोस्तों इनकी कितनी संख्या है, ये जो रेखाएं निकली हैं इनकी कितनी संख्या है, उसी को बोलते हैं क्या, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका जो एसआई मात्रक है वो वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है। आप समझ में आ गया होगा। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोस्तों सेम टू सेम कुछ नहीं है। जैसे ये मैंने कुंडली लपेटी है, क्या लपेटी है कुंडली, यहाँ से करंट फ्लो किया और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोलते हैं। और दूसरी बात, यहाँ कोई और मैंने एक ऐसे ही कंडक्टर रखा हुआ है, कुंडली लपेटी हुई है, लेकिन उस पर कुछ मैंने लगाया नहीं है, कुछ भी लगाया नहीं है, तो क्या होगा कि जब ये फ्लक्स इस कुंडली से टकराएगा, ये जो फ्लक्स है इस कुंडली से टकराएगा, तो इसमें दोस्तों एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट समझाता हूँ। जब मैंने यहाँ करंट दिया तो ये बल रेखाएं बनी, क्या, फ्लक्स बना, ये यहाँ एक कुंडली और रखी थी, जब ये फ्लक्स से टकराया तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इसी को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जब किसी कुंडली से मैग्नेटिक फ्लक्स, जब किसी कुंडली से चुम्बकीय रेखा टकराती हैं तो उसमें विद्युत धारा, उसमें वोल्टेज जनरेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया, जल्दी बताओ। आ गया होगा समझ में, बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अब होता है ट्रांसफार्मर। देखिए दो यंत्र इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, किस पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। कौन कौन से, तो ट्रांसफार्मर, दूसरा विद्युत जनरेटर एसी एंड डीसी है, ठीक है दोस्तों, एसी एंड डीसी। दोस्तों इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, वीडियो तो लेंथी हो रहा है लेकिन मुझे पता है आप जरूर देखोगे, अच्छा लग रहा होगा तो। अब दोस्तों रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी तो देखिए कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा कुछ ना कुछ किरणें निकलती रहती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। रेडियो एक्टिविटी अस्थायी नाभिक से अदृश्य किरणों के उत्सर्जन की परिघटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये दोस्तों दिखती नहीं है इसलिए अदृश्य होती हैं, ठीक है। यह एक नाभिक की प्रक्रिया है, मतलब ये नाभिक से निकलती हैं जो भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती, जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती, उसको निकलना होता है तो निकलना ही होता है, ठीक है। तो नाभिकीय बल P तथा N के मध्य लगने वाला एक लघु परास आकर्षण बल है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला एक आकर्षण बल है, ठीक है, जो नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। मतलब दोस्तों ये कब तक निकलती है, जब तक निकलती रहती है जब तक दोस्तों ये स्थिर ना हो जाए, ठीक है। इसके बारे में एक्टिविटी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में अलग कभी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों आगे बढ़ने चलो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो और आपको वीडियो ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना, देखिए मैं हूँ, आपको 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, साइंस पढ़ा दूंगा, मैथ पढ़ा दूंगा, लेकिन आप पूरा आपको पका हुआ सब्जेक्ट चाहिए कोर्स, तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करिए, परीक्षा ऐप पे आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों आपको मिलेगा 1999 का, लेकिन यदि मेरा प्रोमो कोड आप सुनिए सर 50 यूज़ करोगे तो ये आपको 999 में पड़ जाएगा, मतलब सीधा 1000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, 1000 रुपये में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिल रहा है 999 रुपये में, ऐसा दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप MP परीक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप MP व्यापम में जाइए, वहाँ MP फॉरेस्ट गार्ड की जो वीडियो कोर्सेज है वो आप ले सकते हो 999 में। इसके साथ में यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है, आप केवल आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो कोर्सेज अगर आपको नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों परीक्षा पर आप जाइए, वहाँ पर व्यापम पर जाइए और MP फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करिए। ये दोस्तों आपको वैसे पड़ेगी कितने की, 349 की,
ठीक है, कितनी की 349 की। यदि आप मेरा प्रोमो कोड से 50 यूज़ करते हो तो ये आपको 174 की पड़ जाएगी, मतलब आपको लगभग 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों बंधन ऊर्जा क्या होती है। बंधन ऊर्जा मतलब उस नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को बंधी हुई है उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, सॉरी एक परमाणु है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉनों को उन परमाणु से बाहर निकालना है मुझे, तो कितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1902 में रदरफोर्ड ने 3 प्रकार के अदृश्य किरणों की खोज करी थी। दोस्तों अदृश्य किरणें क्या होती हैं, जो रेडियोएक्टिव तत्व उनसे निकलती हैं, वो कितनी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था अभी रेडियो एक्टिविटी के बारे में, यहाँ पढ़ा था हमने, देखिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। किसने बताया था, ये हमारे रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, एक पतली पन्नी थी सोने की, उस पर ये किरणें छोड़ी गई थी, तो उसके बारे में उन्होंने बताया था कि जो अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 प्रकार की किरणें निकलती है। कौन सी, अल्फ़ा, बीटा और गामा। एक अल्फ़ा निकलती है, एक बीटा निकलती है और एक दोस्तों गामा निकलती है। ऐसी हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कर नहीं पाया क्योंकि टाइपिंग में ये आ ही नहीं रहा था पहली बात तो। अब जो अल्फ़ा दोस्तों होती हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है, उन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। बीटा जो होती हैं उन पर नेगेटिव, ये नेगेटिव होती हैं। और जो गामा होती हैं दोस्तों वो उदासीन होती हैं, इन पर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, हम तो शांत है बिल्कुल सबसे। ठीक है, गामा किरणें होती हैं। अब देखिए गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, सबसे ज़्यादा ताकत होगी, एनर्जी होगी, उसके पास क्या होगी, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी। तो जो अल्फ़ा जो है पॉजिटिव, उसके पास चार्ज है, तो उसके सबसे ज़्यादा गति ऊर्जा किसके पास होती है, अल्फ़ा के पास होती है। उसके बाद किसके पास, बीटा के पास। उसके बाद में गामा बेचारा शांत बैठा रहता है, उसके पास कुछ है ही नहीं है, वो तो उदासीन है, ना तो उसमें पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब यहाँ जो भेदन क्षमता है उसके बारे में बताता हूँ। अब ये भेदन क्षमता क्या होती है, गतिज ऊर्जा आपको पता है कि उसका कितनी एनर्जी है। भेदन क्षमता दोस्तों वो होती है किसी चीज़ को भेदने के लिए जो पावर, आपके पास ताकत है कि नहीं, आप किसी चीज़ को भेद सकते हो कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, भेदन क्षमता बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, ये गामा के पास, क्योंकि ये शांत है, इसका कुछ नहीं है ना पॉजिटिव है। भैया हम तो शांत हैं, हमें कुछ नहीं करना तो फायदा भी ज़्यादा होता है, शांत रहते हैं तो लड़ाई नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा की होती है। उसके बाद में बीटा की होती है, उसके बाद में कहेगी अल्फ़ा की सबसे कम होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आया तो माफ़ करिएगा, आई एम सो सॉरी। चलिए दोस्तों, अल्फ़ा बीटा गामा दोस्तों जो होती हैं वो जिंक सल्फेट की प्लेट पर प्रतिदीप्त, मतलब प्रतिदीप्त का मतलब क्या होता है, कुछ इम्पैक्ट डालती हैं तथा फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसको क्या कर देती हैं, काला कर देती हैं। ये आपको याद रखना होगा कि अल्फ़ा बीटा गामा जो किरणें हैं वो जिंक सल्फेट की जो प्लेट होती है उसको प्रतिदीप्त तथा फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उसको काला कर देती हैं। अब इस स्क्रीन टेंशन क्या होती है दोस्तों, ये जिंक सल्फेट की प्लेट जो होती है वो अल्फ़ा बीटा गामा की जो किरणों के द्वारा प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्क्रीन टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रीन टिलेशन। समझ में आया, क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए कमेंट करके भैया। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले कमेंट करिए, समझ में आया, आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आया हो तो फिर से मैं माफ़ करिएगा। 2 स्टेटमेंट दिए, आप पढ़ सकते हो, सत्य असत्य के स्टेटमेंट हैं। यदि आप पढ़ के इनके आंसर दे सकते हो तो कमेंट करिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का ये है ऑप्शन सही, क्वेश्चन नंबर बी का ये सही है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ए, बी और सी, ठीक है, माफ़ करिएगा, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ डाल नहीं पाया, लेकिन ये पहला वाला क्वेश्चन पूरा है, तो आप मुझे कमेंट करिए कि इसका सही क्या है, आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत प्यारा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है। दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको एक और दिखाता रहूँगा। अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ है, लगभग 1 क्लास और लूँगा मैं, उसके बाद में आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है, 6वीं क्लास में आपकी फिजिक्स पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद उससे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको टेस्ट लगाने होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने होंगे, वो भी मैं आपको करा दूंगा। यदि आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा। तब तक दोस्तों गुड डे, टेक केयर। अपना प्यार देने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और बने रहिएगा, मुझे जितना होगी मैं आपको मदद करता रहूँगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।